वेलकम स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास का टॉपिक है स्प्रिंग मास सिस्टम, यानी मोशन ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम इन हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन। हमारे पास एक स्प्रिंग और उससे बंधा हुआ मास है, द्रव्यमान। इसकी हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल केसेस में स्टडी करनी है और इस स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए हम इसके जो सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहे हैं, सरल आवर्त गति, उसके टाइम पीरियड का इक्वेशन डिराइव करना है डिफरेंट केसेस में। तो एक स्प्रिंग मास सिस्टम यहाँ दिखाया गया है। स्प्रिंग है हमारी, स्प्रिंग को एक द्रव्यमान से बांध दिया गया है। स्प्रिंग का बल नियतांक K है, द्रव्यमान मास M है और ये फ्रिक्शनलेस सरफेस पर रखी गई है, यानी घर्षण रहित सतह पर है। और हम इसको अगर मास को थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ देंगे तो जैसे ही खींचेंगे और छोड़ेंगे तो ये अपनी मास अपनी मीन पोजीशन के इधर उधर गति करना शुरू कर देगा और ये बाद में सिद्ध किया जाएगा कि ये गति सिंपल हार्मोनिक मोशन है। और फिर इसके बाद सिंपल हार्मोनिक मोशन के स्टैंडर्ड इक्वेशन से हम टाइम पीरियड का इक्वेशन निकाल लेंगे। ये पोजीशन दर्शा रही है, इनिशियली मास हमारा यहाँ पर है और फिर हम इसको x डिस्टेंस खींचेंगे तो यहाँ पर पहुँच जाएगा। फिर यानी हमने x विस्थापन दे के इसको यहाँ तक लाया हुआ है। फिर इसको जैसे ही छोड़ेंगे ये इधर उधर अपनी मीन पोजीशन के गति करने लगेगा। चूँकि हमने x डिस्प्लेसमेंट दिया था तो जैसे ही x डिस्प्लेसमेंट देंगे यहाँ तो स्प्रिंग पर जो कार्यकारी प्रत्यानयन बल होगा, रीस्टोरिंग फोर्स, वो हुक के नियम के अनुसार F = -kx जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है, जो कि स्प्रिंग को अपनी इनिशियल अवस्था में लाने का प्रयास करता है। हमने एक्सटर्नल फोर्स बाहर की ओर लगाया हुआ है और रिस्टोरिंग फोर्स इसके अपोजिट स्प्रिंग की ओर लगा हुआ स्प्रिंग द्वारा होता है और ये इसकी वैल्यू होती है F = -kx, ये हुक के नियम के अनुसार है। और फिर इसके बाद जब हमने छोड़ा इसको तो ये अपनी मीन पोजीशन के इधर उधर गति कर रहा है। मान लेते हैं ये A त्वरण से गति कर रहा है। यहाँ कैपिटल A एक्सेलरेशन के लिए लिया गया है, एक्सेलरेशन के लिए जो लिया गया सिंबल है कैपिटल A है। तो कैपिटल A अगर इसका एक्सेलरेशन है तो मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास पर लगने वाला कुल बल मिल जाएगा। ma फोर्स काम कर रहा है मास पर, यानी हमारा मास a त्वरण से गति कर रहा है तो मास पर कुल फोर्स ma हो गया। और मास पर लगने वाला जो फोर्स है ma, ये कहाँ से आ रहा है? एक्चुअल में ये रीस्टोरिंग फोर्स से ही आ रहा है, प्रत्यानयन बल से। प्रत्यानयन बल के कारण ma फोर्स जनरेट हो रहा है, इसलिए दोनों को बराबर कर देंगे। ma - kx, ma फोर्स हो गया पिंड पर लगने वाला और -kx ये रिस्टोरिंग फोर्स प्रत्यानयन बल है। दोनों बराबर करके हम एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। a = -k/m × x। और हम इस इक्वेशन से देख रहे हैं कि पिंड का त्वरण पिंड के विस्थापन के अनुक्रमानुपाती है या प्रोपोर्शनल है और साथ ही साथ विपरीत दिशा में है, क्योंकि माइनस साइन लगा हुआ है, विपरीत दिशा में है। इसलिए हमारा जो स्प्रिंग मास सिस्टम है उसकी गति एक सरल आवर्त गति है या सिंपल हार्मोनिक मोशन है। और फिर हम इसको सरल आवर्त गति के व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे तो ये हमारा तो इस तरह से सरल आवर्त गति के व्यापक समीकरण a = -ω²x, इससे हम तुलना करेंगे तो ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी, ω² = k/m और ओमेगा की वैल्यू मिलेगी ω = √k/m और ओमेगा की वैल्यू 2π/t रखेंगे तो सॉल्व करेंगे 2π/t = √k/m और फिर यहाँ से t की वैल्यू निकाल लेंगे, t = 2π
जब इसको टाइम पीरियड के लिए सॉल्व करेंगे तो ये आएगा t इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m अपान के। तो इस तरह से ये स्प्रिंग मास सिस्टम के जो सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहे हैं SHM, उसका टाइम पीरियड आ गया, उसके आवर्तकाल का फार्मूला। ये फार्मूला है t इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m अपान के। ये हॉरिजॉन्टल केस है। इसको हम समराइज करते हैं। हम बस केवल इसमें देखेंगे, एक हमारे पास स्प्रिंग है जिसका बल नियतांक k है, m मास इससे अटैच्ड है। जैसे ही हम मास को x डिस्टेंस डिस्प्लेस करेंगे, रिस्टोरिंग फोर्स F इक्वल टू माइनस के एक्स इतना रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा। और फिर हम जानते हैं कि जैसे ही इस मास को हम छोड़ेंगे तो मास इस मीन पोजीशन के इधर उधर गति करेगा। मान लेते हैं ये ए त्वरण से गति कर रहा है, तो इस मास पर लगने वाला बल कितना होगा, ma। ये बल आ रहा है कहाँ से, ये आ रहा है रिस्टोरिंग फोर्स प्रत्यानयन बल से, इसलिए बराबर कर देंगे। तो ma इक्वल टू माइनस के एक्स, ए इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स, और फिर ए इक्वल टू माइनस के अपान एम अपान एक्स इंटू एक्स। इसको हम सरल आवर्त गति के व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे। तो ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये व्यापक समीकरण है, इससे ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी। ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के बाई एम, ओमेगा इक्वल टू रूट के बाई एम, 2 पाई बाई टी रखेंगे ओमेगा की वैल्यू, और फिर ये आ जाएगा टी इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एम अपान के, जहाँ एम मास है और के स्प्रिंग का बल नियतांक है। तो इस तरह से स्प्रिंग के दोलनों का आवर्तकाल टी इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एम अपान के, मास अपान स्प्रिंग का बल नियतांक फोर्स कांस्टेंट। नेक्स्ट केस करेंगे हम दो स्प्रिंगों के लिए। ये हॉरिजॉन्टल केस है। सीरीज कॉम्बिनेशन पहले देखेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन में पहली स्प्रिंग अटैच किया हमने जिसका बल नियतांक K1 है, और दूसरी स्प्रिंग अटैच करेंगे जिसका फोर्स कांस्टेंट K2 है, और फिर मास है। अब इसके बाद हम इसको जब डिस्प्लेस करेंगे x दूरी, जब हम बल लगाकर मास को x दूरी डिस्प्लेस करेंगे तो दोनों में जो लंबाइयां परिवर्तन है स्प्रिंग की वो अलग अलग है। इसमें x1 दूरी ये बढ़ जाएगी और ये x2 दूरी बढ़ जाएगी। टोटल हम x डिस्प्लेसमेंट हमने दिया हुआ है। तो हमारा जो फार्मूला आएगा x इक्वल टू x1 प्लस x2। क्या फार्मूला आएगा, x इक्वल टू x1 प्लस x2, यानी जो हमने x डिस्प्लेसमेंट दिया है, पहले में x1 मिला, दूसरी में x2, और टोटल x है। इस केस में स्प्रिंग पर लगने वाला प्रत्यानयन बल सेम होगा। पहली स्प्रिंग पर लगने वाला प्रत्यानयन बल हमारे बाह्य बल के कारण F इक्वल टू माइनस K1 x1, और दूसरी स्प्रिंग पर लगने वाला रिस्टोरिंग फोर्स F इक्वल टू माइनस K2 x2। अब फिर हम यहाँ से x1 और x2 की वैल्यू निकाल लेंगे। x1 इक्वल टू F1 माइनस F1 अपान K1, x2 इक्वल टू माइनस F2 अपान K2। अब इन दोनों जो वैल्यूज मिली हैं उसको इस इक्वेशन में रखेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो इस तरह से हमने पुट कर दिया x इक्वल टू माइनस F अपान K1 प्लस माइनस F अपान K2। पुट करने पर हमारा आंसर F को हम बाहर लेंगे, x इक्वल टू माइनस F 1 अपान K1 प्लस 1 अपान K2, और फिर इसको हम सॉल्व करेंगे x इक्वल टू माइनस F K1 अपान K2 प्लस K1 प्लस K2 अपान K1 इंटू K2, और F की वैल्यू निकाल लेंगे। F इक्वल टू माइनस K1 K2 अपान K1 प्लस K2 इंटू x। इस तरह से हम दोनों स्प्रिंग के लिए हमने ये निकाला हुआ है। अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो स्प्रिंग के बजाय एक स्प्रिंग है जिसका बल नियतांक K है, और उस पर F फोर्स लगाएं तो x डिस्प्लेसमेंट मिले। अगर हमारे पास एक ऐसी स्प्रिंग है जिसका बल नियतांक K है, जिस पर हम फोर्स F लगा दें तो x डिस्प्लेसमेंट मिले, तो उसके लिए हम F इक्वल टू माइनस KX लिखेंगे। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन की तुलना करेंगे। तो उससे
के इक्वल टू K1 K2 अपान K1 प्लस K2, ये सिंपली हमें आ जाएगा। ये जो K आ रहा है ये है स्प्रिंग का प्रभावी बल नियतांक या स्प्रिंग नियतांक या इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट या तुल्य स्प्रिंग बल नियतांक, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट, इसको इतने नामों से जाना जाता है। तो दोनों स्प्रिंग को का जो सीरीज कॉम्बिनेशन है उसका जो तुल्य बल नियतांक है K इक्वल टू K1 इंटू K2 अपान K1 प्लस K2 ये आएगा। और फिर हम टी फार्मूला जानते ही हैं स्प्रिंग के आवर्तकाल का, ये होता है T इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m अपान K। इस फार्मूले में रखेंगे T इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m K1 K2 अपान K1 प्लस K2। ये स्प्रिंग के दोलनों के आवर्तकाल का फार्मूला सीधे सीधे आ जाएगा। यहाँ पर K की वैल्यू हम यहाँ इस वाले इक्वेशन से रख देंगे तो ये आ जाएगा। तो पहले केस में हम तुल्य बल नियतांक निकाल लिया सीरीज कॉम्बिनेशन में, और फिर फार्मूले की मदद से हमने इसमें आवर्तकाल का फार्मूला निकाल लिया। फिर अब इसी में नेक्स्ट केस चलेंगे। नेक्स्ट केस है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम स्प्रिंग को क्या करेंगे, दो स्प्रिंग लेंगे, दोनों को एक एक एंड पर फिक्स कर दिया। पहली स्प्रिंग का ये एंड फिक्स किया, दूसरी स्प्रिंग का ये एंड फिक्स किया, और बीच में मास बांध दिया है और मास घर्षण रहित सरफेस पर रखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, किसी मास को किसी तरफ x डिस्प्लेसमेंट देंगे। द्रव्यमान को मान लेते हैं हम इधर x डिस्प्लेसमेंट दिया, तो इस स्प्रिंग पर जो है x डिस्प्लेसमेंट मिलेगा और इस स्प्रिंग का भी डिस्प्लेसमेंट x होगा। कैसे होगा फिर से देखते हैं। मान लेते हैं हमने मास को यहाँ से x दूरी तक खींचा और यहाँ आ गया, तो इस स्प्रिंग की लंबाई में कमी x होगी और इस स्प्रिंग की लंबाई में वृद्धि x होगी। यानी हमने x डिस्प्लेसमेंट दिया यहाँ से मास को, यहाँ मास की पोजीशन यहाँ आ गई, तो ये जो K2 स्प्रिंग है इसकी लंबाई में कमी आ गई x और K1 स्प्रिंग की लंबाई में वृद्धि x हो गई। इस कारण से जो हमारा रीस्टोरिंग फोर्स है दोनों स्प्रिंगों पर अलग अलग लगेगा। पहली स्प्रिंग पर रीस्टोरिंग फोर्स F1 इक्वल टू माइनस K1x, क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट x है, तो F1 इक्वल टू माइनस KX। और दूसरी स्प्रिंग पर कार्यकारी रीस्टोरिंग फोर्स F2 इक्वल टू माइनस K2x। तो इस तरह से पहली स्प्रिंग पर कार्यरत प्रत्यानयन बल F1 इक्वल टू माइनस K1x और दूसरी स्प्रिंग पर कार्यरत F2 इक्वल टू माइनस K2x। चूंकि दोनों में x सेम है और K1 K2 अलग हैं, तो इस तरह से हम जो रिस्टोरिंग फोर्स हैं वो अलग अलग हैं। अब हम क्या करेंगे, स्प्रिंग जो यहाँ हमने x डिस्प्लेसमेंट दिया था, डिस्प्लेसमेंट देने के कारण ये हमारा आ गया। टोटल F की गणना करेंगे हम, F इक्वल टू F1 प्लस F2। कुल प्रत्यानयन बल कितना लगेगा, F इक्वल टू F1 प्लस F2, दोनों की वैल्यू रखेंगे माइनस K1x माइनस K2x, F इक्वल टू माइनस K1 प्लस K2x। ये आ गया टोटल प्रत्यानयन बल, टोटल रिस्टोरिंग फोर्स। अब हम इन दोनों स्प्रिंग के बजाय एक स्प्रिंग रखेंगे जिसका फोर्स कांस्टेंट K हो और F फोर्स लगाने पर उसका डिस्प्लेसमेंट x है। यानी हम इन दोनों स्प्रिंग के बजाय ऐसी स्प्रिंग ले लें जिसका बल नियतांक K है और उस पर अगर फोर्स F लगाएं प्रत्यानयन बल तो उसका डिस्प्लेसमेंट x हो। तो ऐसी स्प्रिंग के लिए हम F इक्वल टू माइनस KX लिख पाएंगे और कंपेयर करेंगे दोनों फार्मूले को, तो K इक्वल टू K1 प्लस K2 आ गया सीधे सीधे। और हम फार्मूला T इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m अपान K, इससे कंपेयर करेंगे T इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m अपान K1 प्लस K2।
टी इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एम अपान के में के की वैल्यू रखेंगे तो हमारा ये आ जाएगा टी इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एम अपान के1 प्लस के2। तो इस तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन में स्प्रिंग कांस्टेंट्स सीधे ऐड हो जाते हैं। प्रभावी या तुल्य बल नियतांक निकालने के लिए हम सीधे ऐड कर देंगे के इक्वल टू के1 प्लस के2 और ये टाइम पीरियड का फार्मूला आ गया। तो इस तरह से अब सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गए दोनों हॉरिजॉन्टल केस में। नेक्स्ट है स्प्रिंग मास सिस्टम इन वर्टिकल प्लेन, यानी ऊर्ध्वाधर में स्प्रिंग द्रव्यमान प्रणाली। इसके लिए हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल केस आसान है, वर्टिकल केस में थोड़ा सा ट्रिक है। क्या ट्रिक है ये देखते हैं। ये तो हमारी स्प्रिंग हो गई वर्टिकली हैंग्ड है, ऊपर से हमने किसी बेस से पी से इसको हैंग किया हुआ है पी पॉइंट पर, और फिर स्प्रिंग की लंबाई इतनी है। फिर इसके बाद हमने इसमें मास हैंग कर दिया और स्प्रिंग की लंबाई में एल की वृद्धि हो गई। मास को हैंग करने से स्प्रिंग की लंबाई में एल वृद्धि हो गई। अब स्प्रिंग पर लगने वाला बल कितना है, mg बल लग रहा है और ये स्प्रिंग बैलेंस स्टेट में है, यानी स्प्रिंग भी इतना ही बल ऊपर की ओर लगा रही है। स्प्रिंग कितना बल लगाती है हमें मालूम है, के माइनस के एक्स, यानी एल इसकी लंबाई में वृद्धि एल हुई है तो ये माइनस के एल फोर्स लगाएगी। तो इक्वल कर देंगे हम, तो ये आ जाएगा mg इक्वल टू के एल, mg इक्वल टू के एल। हाँ, mg इक्वल टू के एल कैसे आएगा, जैसे ही हमने मास लटकाया हुआ है तो एल स्प्रिंग की लंबाई में एल वृद्धि हो गई है, तो mg नीचे की ओर काम कर रहा है, एक फोर्स ऊपर की ओर F1 काम करेगा जो कि रिस्टोरिंग फोर्स प्रत्यानयन बल होगी। प्रत्यानयन बल की वैल्यू F1 इक्वल टू माइनस के एल, ये प्रत्यानयन बल काम करेगा। चूंकि स्प्रिंग इस समय विरामावस्था में है, स्प्रिंग में मास सिस्टम गति नहीं कर रहा है, इसका एक्सेलरेशन 0 होगा, यानी इस पर नेट फोर्स 0 होगा। तो नेट फोर्स हमने 0 कर दिया और नेट फोर्स कहाँ से मिलेगा, F1 प्लस mg, दोनों का सम करने से नेट फोर्स मिलेगा F1 माइनस के एल प्लस mg, और फिर इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, ये 0 के बराबर होना चाहिए, तो mg इक्वल टू के एल आ गया। तो इस तरह से ये पहला इक्वेशन आ गया, mg इक्वल टू के एल। अब हम क्या करेंगे, स्प्रिंग को x डिस्प्लेसमेंट देंगे, अपनी यानी स्प्रिंग को खींचेंगे नीचे की ओर और इसका डिस्प्लेसमेंट x हो जाएगा। अब स्प्रिंग की लंबाई में कुल वृद्धि L प्लस एक्स हो गया, तो स्प्रिंग पर कार्यकारी कुल बल F2 इक्वल टू माइनस के एल प्लस एक्स, क्योंकि कुल लंबाई में वृद्धि L प्लस एक्स है तो स्प्रिंग पर कार्यकारी प्रत्यानयन बल माइनस के एल प्लस एक्स। अब चूंकि बल mg नीचे की ओर काम कर रहा है, यानी भार जो है वस्तु का वो नीचे की ओर काम कर रहा है, तो नेट रिस्टोरिंग फोर्स कितना होगा, F इक्वल टू F2 माइनस F1। नेट रिस्टोरिंग फोर्स होगा F2 माइनस F1, तो F2 हमें मालूम है माइनस के एल प्लस एक्स, और ये माइनस घट जाएगा माइनस mg, या F इक्वल टू माइनस के एल प्लस एक्स, ये F2 हो गया, और F1 की वैल्यू हो गई माइनस के एल, ये F1 की वैल्यू हो गई माइनस के एल। इसको रखने पर हम देख रहे हैं के एल कट गया और फिर केवल माइनस के एक्स बचा हुआ है, के एल कट जाएगा, तो F इक्वल टू माइनस के एक्स। और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे ही स्प्रिंग को छोड़ेंगे, स्प्रिंग मास ऊपर नीचे दोलन करने लगेगा, ऊपर नीचे दोलन करने लगेगा, और फिर
मान लेते हैं ए त्वरण से वो ऊपर नीचे दोलन कर रहा है, तो नेट फोर्स स्प्रिंग को जैसे ही हम छोड़ेंगे वो ए त्वरण से ऊपर नीचे गति करेगा। तो कुल बल स्प्रिंग पर F इक्वल टू एम ए, त्वरण ए है, मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल बल निकल आएगा। और ये रिस्टोरिंग फोर्स से ही प्राप्त होता है, माइनस के एक्स इस बल से प्राप्त हो रहा है, तो बराबर कर देंगे दोनों। एम ए इक्वल टू माइनस के एक्स, ए इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स, और फिर इसको सरल आवर्त गति के व्यापक समीकरण से इक्वेट करेंगे, ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। मानक समीकरण हमारा सरल आवर्त गति का यही है, एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, ओमेगा जहाँ कोणीय वेग या एंगुलर वेलोसिटी है। फिर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकलेगी यहाँ से, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के बाई एम, फिर ओमेगा रूट के बाई एम, और फिर ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई टी रखेंगे, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ के बाई एम आ गया। फिर टी के लिए सॉल्व करेंगे, टी को इधर ले गए और बाकी टर्म इधर ले आए, तो ये हो जाएगा टी इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एम अपान के। तो ये सॉल्व हो गया। तो वर्टिकल केस हो चाहे हॉरिजॉन्टल केस हो, दोनों केसेस में टाइम पीरियड हमारा सेम ही है। तो इसको समराइज कर लेते हैं। शुरुआत में हमारा स्प्रिंग इस लंबाई पर था, जैसे ही हमने वेट अपना मास लटकाया हुआ इसमें, mg नीचे की ओर काम करेगा और l इसकी लंबाई में वृद्धि हो जाएगी। तो l लंबाई वृद्धि होने से इस पर कार्यकारी प्रत्यानयन बल F1 की वैल्यू माइनस के एल हो जाएगी। और चूंकि अब लटकाने पर मास स्प्रिंग मास सिस्टम बैलेंस स्टेट में है, यानी इसका एक्सेलरेशन 0 है, तो इस केस में नेट फोर्स 0 हो जाएगा। नेट फोर्स F इक्वल टू 0, और कौन कौन फोर्स हैं, F1 और प्लस mg, माइनस के एल प्लस mg, ये 0 हो गए, तो mg इक्वल टू के एल, ये एक इक्वेशन आ गया। अब क्या करेंगे, स्प्रिंग को थोड़ा सा और खींच लेंगे हम, x डिस्प्लेसमेंट देंगे, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, l प्लस एक्स। तो F2 इक्वल टू माइनस के एल प्लस एक्स, ये F2 फोर्स लगेगा ऊपर की ओर। और फिर हम जानते हैं mg नीचे की ओर काम कर रहा है, तो इसलिए नेट जो फोर्स लगेगा स्प्रिंग पर, नेट रिस्टोरिंग फोर्स F इक्वल टू F2 माइनस F1। F2 और F1 की वैल्यू रखने पर F2 की वैल्यू है माइनस के एल प्लस एक्स, माइनस के एल प्लस एक्स, माइनस और F1 की वैल्यू है माइनस के एल हो गया, यहाँ रख दिया हमने, पुट कर दिया। अब सॉल्व करेंगे तो के एल कट जाएगा, दोनों तरफ से कट गया, और फिर ये माइनस के एक्स बचा, F इक्वल टू माइनस के एक्स, ये रिस्टोरिंग फोर्स हो गया। अब हम जैसे ही यहाँ पर मास को छोड़ेंगे, तो मास अपनी मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन होगा, इसके इधर उधर गति करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। लेकिन इसको सिद्ध करना पड़ेगा। सिंपल मान लेते हैं ये ए त्वरण से गति कर रहा है, तो मास पर जितना फोर्स लगेगा एम ए लगेगा, ये त्वरण से गति के कारण एम ए फोर्स लगेगा। और ये फोर्स कहाँ से आया, रिस्टोरिंग फोर्स प्रत्यानयन बल एफ के कारण। दोनों को बराबर कर देंगे, एम ए इक्वल टू माइनस के एक्स, ए इक्वल टू माइनस के बाई एम। इसको कंपेयर करेंगे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के, यहीं से सिद्ध हो जाता है इसकी जो गति है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। और फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन के व्यापक समीकरण या जनरल इक्वेशन से स्टैंडर्ड इक्वेशन ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से तुलना करेंगे, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के बाई एम हो जाएगा। और फिर ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई टी यहाँ पुट करेंगे, तो ये रूट के बाई एम के बराबर हो जाएगा। और फिर टी की वैल्यू निकल आएगी सीधे 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एम अपान के। ये हो गया वर्टिकल केस में स्प्रिंग की गति। अब हम इसको वर्टिकल केस में सीरीज एंड पैरेलल दोनों कॉम्बिनेशन लेंगे। पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन लेंगे। जब हम वर्टिकली हम हैंग किए हुए हैं स्प्रिंग को, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, पहले स्प्रिंग हैंग कर दी, फिर दूसरी स्प्रिंग हैंग कर दी, फिर इसके बाद मास हैंग है। अब हम क्या करेंगे, इतना अरेंजमेंट प्रिपेयर हो गया, फिर हम इसको x दूरी नीचे की ओर बल लगाकर पकड़े रहेंगे। x डिस्प्लेसमेंट हम दे रहे हैं और यहाँ पर आ गया हमारा स्प्रिंग मास सिस्टम। तो इसमें देख रहे हैं हम
कि दोनों स्प्रिंग की लंबाइयों में अलग अलग वृद्धि होगी। x1 यहाँ पर वृद्धि होगी, x2 यहाँ पर वृद्धि होगी। यानी जैसे ही हम मास को मीन पोजीशन से x डिस्प्लेसमेंट देंगे तो पहली स्प्रिंग की लंबाई में x1 वृद्धि होगी, दूसरी स्प्रिंग की लंबाई में x2 वृद्धि होगी, और टोटल जो वृद्धि होगी वो x होगी। तो x इक्वल टू x1 प्लस x2। तो इस तरह से x इक्वल टू x1 प्लस x2 हो गया। इंडिविजुअल स्प्रिंग, इस केस में जो फोर्स लगेगा वो सेम लगेगा, रिस्टोरिंग फोर्स F। पहली स्प्रिंग पर रिस्टोरिंग फोर्स F इक्वल टू माइनस K1 x1, दूसरी स्प्रिंग पर F इक्वल टू माइनस K2 x2, क्योंकि K1 x1 इसकी लंबाई में वृद्धि x1 है तो K1 x1 हो गया माइनस, और इसकी स्प्रिंग में लंबाई में वृद्धि x2 है तो माइनस K2 x2। तो इससे इन दोनों इक्वेशन से F इक्वल टू माइनस K1 और F इक्वल टू माइनस K2 x2, इन दोनों इक्वेशन से हम x1 और x2 की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से x1 निकाला माइनस F अपान K1, यहाँ से x2 निकाला माइनस F अपान K2। अब इन दोनों वैल्यूज को पुट करेंगे x इक्वल टू x1 प्लस x2 के फार्मूले में। तो x इक्वल टू माइनस F अपान K1, x इक्वल टू माइनस F अपान K2, और फिर f के लिए सॉल्व करेंगे। F इक्वल टू माइनस K1 K2 अपान K1 प्लस K2 इंटू x। तो ये सॉल्व हो जाएगा, और फिर यहाँ से हम तुल्य बल नियतांक निकाल सकते हैं। यानी हम दो स्प्रिंगों के बजाय एक ऐसी स्प्रिंग ले लें जिस पर फोर्स F लगाएं तो उसमें डिस्प्लेसमेंट x हो और उसका बल नियतांक k हो। तो ऐसी स्प्रिंग के लिए हम F इक्वल टू माइनस के एक्स लिख पाएंगे। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे दोनों स्प्रिंग का जो कंबाइंड सिस्टम बन रहा है उसका बल नियतांक क्या हो गया, K इक्वल टू K1 K2 अपान K1 प्लस K2। यानी इन दोनों स्प्रिंग का तुल्य बल नियतांक K इक्वल टू K1 प्लस K2 हो गया। फिर हम टाइम पीरियड के लिए सॉल्व करेंगे इसको। फार्मूला है T इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m अपान K। इसमें हम K की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे इसमें। T इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m अपान K1 K2 अपान K1 प्लस K2। इस केस में ये हमारा तुल्य बल नियतांक मिल गया, इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट, और टाइम पीरियड का इक्वेशन मिल गया। नेक्स्ट केस करेंगे हम स्प्रिंग का पैरेलल कॉम्बिनेशन। वर्टिकल केस में पैरेलल कॉम्बिनेशन समांतर क्रम में दो स्प्रिंग जोड़ी गई हैं जिसका बल नियतांक K1 और K2 है और मास हैंग है। हम मास को क्या करते हैं, m थोड़ा सा नीचे खींचेंगे तो x डिस्प्लेसमेंट हमने दे दिया है मास को। x डिस्प्लेसमेंट देने से स्प्रिंग की लंबाइयों में समान वृद्धि होगी। मान ले इसकी लंबाई में वृद्धि x है, इसकी लंबाई में x वृद्धि है। तो इस तरह से हम रिस्टोरिंग फोर्स इंडिविजुअल स्प्रिंग में निकालेंगे। पहली स्प्रिंग में रिस्टोरिंग फोर्स प्रत्यानयन बल F1 इक्वल टू माइनस K1x, पहली स्प्रिंग में वृद्धि प्रत्यानयन बल F1 इक्वल टू माइनस K1x। दूसरी स्प्रिंग में F2 इक्वल टू माइनस K2x, ये रिस्टोरिंग फोर्स होगा। और टोटल फोर्स हमने F लगाया हुआ है, तो जो नेट रिस्टोरिंग फोर्स है, नेट रिस्टोरिंग फोर्स यानी परिणामी प्रत्यानयन बल F इक्वल टू दोनों का सम होगा F1 प्लस F2। तो दोनों की वैल्यूज रख देंगे, F1 और F2 की वैल्यू यहाँ से। F इक्वल टू माइनस K1x माइनस K2x, और ऐड करेंगे F इक्वल टू माइनस K1 प्लस K2x आ गया। और फिर हम मान लेते हैं हमारे पास ये जो दो स्प्रिंग है, इसका एक स्प्रिंग ऐसी ले जिसका फोर्स कांस्टेंट K है और उसको F फोर्स लगाने पर x डिस्प्लेसमेंट मिल रहा हो। तो ऐसे सिस्टम से हम तुलना करेंगे तो हमारा तुल्य बल नियतांक मिल जाएगा। तुलना कर देंगे, K इक्वल टू K1 प्लस K2 हो गया हमारा। तो इस तरह से जो तुल्य बल नियतांक है वो मिल गया, K इक्वल टू K1 प्लस K2 समांतर क्रम में, चाहे हॉरिजॉन्टल केस हो चाहे वर्टिकल केस हो, उसमें समांतर क्रम में दोनों में स्प्रिंग कांस्टेंट डायरेक्टली ऐड होते हैं। K इक्वल टू K1 प्लस K2। और आवर्तकाल का फार्मूला
टी इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एम अपान के। इस फार्मूले में हम क्या करेंगे, पुट करेंगे टी इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एम अपान के 1 प्लस के 2। तो इस तरह से ये समांतर क्रम या पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा तुल्य बल नियतांक आ गया और टाइम पीरियड भी आ गया। एक लास्ट केस पॉसिबिलिटी है कि हम स्प्रिंग के दोनों सिरों को फिक्स कर दें इस तरह से वर्टिकली, और मास जो हमारा है वो इस तरह से बीच में हैंग है। ऐसा केस ये भी एक पैरेलल केस ही है, क्योंकि स्प्रिंग के दोनों सिरे फिक्स्ड हैं यहाँ और ये मास से बंधा हुआ है, तो ये समांतर क्रम ही है। तो दोनों स्प्रिंग के जो लंबाई में वृद्धि होगी या कमी होगी, अगर हम एक्स डिस्प्लेसमेंट दें मास को यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एक्स डिस्प्लेसमेंट हो गया तो नीचे यहाँ तक आ गया हमारा मास। तो पहली वाली स्प्रिंग की लंबाई में ये पहली स्प्रिंग होगी तो इसकी लंबाई में एक्स वृद्धि होगी, इसकी लंबाई में एक्स कमी होगी। तो इस तरह से जो हुक के अनुसार हमारा रिस्टोरिंग फोर्स है F इक्वल टू माइनस K1x एंड F2 डेरिवेशन सेम है। नेट रिस्टोरिंग फोर्स F ले लेंगे जो कि F1 प्लस F2 का सम है। F इक्वल टू माइनस K1 प्लस K2x हो गया, और फिर इसको F इक्वल टू माइनस KX से तुलना कर देने पर हम K इक्वल टू K1 प्लस K2 और ये टाइम पीरियड का इक्वेशन हमें मिल जाएगा। और फिर लास्ट केस हम देखते हैं। लास्ट केस में हम क्या करेंगे, दो मासेस किसी स्प्रिंग से बांध लेंगे, अलग अलग मासेस M1 और M2। स्प्रिंग का बल नियतांक K है, और फिर हम बल लगा के किसी एक और थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ दें, तो जो टाइम पीरियड ऑसिलेशंस आएंगे T इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ M0 अपान K। M0 जहां रिड्यूस्ड मास होता है, M0 को रिड्यूस्ड मास कहते हैं, ये होता है M1 M2 अपान M1 प्लस M2। तो इस तरह से ये आवर्तकाल का फार्मूला लास्ट वाले केस में मिल गया, जिसमें स्प्रिंग के दोनों सिरों से एक दो मास अटैच्ड हैं। और इसके टाइम पीरियड का फार्मूला T इक्वल टू 2 पाई M0 अपान K, जहां M0 M1 M2 अपान M1 प्लस M2 होता है।